फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन वगैरह, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट की डिस्कशन चल रही थी कि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट, कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस से क्या मुराद है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास आ रही थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। आई होप कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग द आइटम और रीस्टोरिंग द साइट, ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये कब कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है? जब लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो, मतलब क्वेश्चन में ऐसे कोई बात की गई हो इसके हवाले से, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का इसको पार्ट बनाया जाता है। अदरवाइज मोस्टली केसेस के अंदर इसके बारे में कोई ऐसा कोई डिस्कशन वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछ लिया जाए तो कॉस्ट ऑफ एसिड में ये बात जाएगी। अब अगर हम लोग जरा इसका ओवरव्यू लें तो कॉस्ट ऑफ एसिड के अंदर ना बेसिकली तीन चीजें हैं। परचेज प्राइस, इसमें ऐड करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस, और लेस कर देंगे डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। दूसरी चीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी चीज इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस। ये तीन चीजें हैं और ये तीनों मिलकर बनाती हैं कॉस्ट ऑफ एसिड। जब आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड बन गया तो उसके बाद हम लोगों ने इसको डेप्रिसिएशन के लिए लेकर आना होता है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें, ये थोड़ी सी थ्योरी पॉइंट लिखा हुआ है उसने, वो कहता है लैंड इज एक्वायर्ड, तो लैंड को हम लोगों ने एक्वायर कर दिया। परचेज करना, लैंड कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती, लैंड हमेशा एक्वायर होती है, लैंड हमेशा परचेज की जाती है। लैंड को बिल्डिंग से सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है और बेस्ट अप्रोच भी यही होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस एंटिटीज ऐसी हैं जो लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड वैल्यू हमें बता देती है। सपोज करें हम लोग अपने पास एक कनाल का एक घर परचेज कर रहे हैं, तो लाजिम बात है, और वो एक कनाल का घर हमें मिल रहा है 5 करोड़ रुपए का। अब क्या सिर्फ वो बिल्डिंग की प्राइस है? नहीं, उसमें वो जो एक कनाल पीस ऑफ लैंड है उसकी प्राइस भी शामिल है। तो जो अच्छी एंटिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, उस लैंड को अलग से वैल्यू करवाती हैं। वो कहती हैं कि भाई इस पर 3 करोड़ रुपए की हमारी लैंड है और 2 करोड़ रुपए की हमारी बिल्डिंग है, और टोटल लैंड एंड बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए का है। अब इसका आगे पर्पस क्या है वो फिर हम लोग जाके देख लेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन कुछ बिजनेस एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनको अगर लैंड की वैल्यू का सपोज आइडिया नहीं हो पा रहा, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को कंबाइन कर देते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लैंड को अलग से एक एसिड के तौर पे क्लासिफाई करो और उस लैंड पर बनने वाली बिल्डिंग उसको अलग से आप लोग क्लासिफाई करोगे। अब कहते हैं कि लैंड आप लोग हमेशा एक्वायर कर लेते हैं, certain costs are necessary and should be part of cost of land, cost of building नहीं, कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बननी चाहिए। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो इसके लिए जरूरी है। मतलब जब भी हम लोग लैंड परचेज करते हैं हमें रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। किसकी ओनरशिप? लैंड की। तो वो लैंड से रिलेटेड है, वो एक किस्म के लीगल चार्जेस हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बन जाएंगे। दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, जैसा कि टाइटल हो गया, किसी किस्म के कोई लीगल फी वगैरह हो गई, किसी किस्म की कोई साइट प्रेपरेशन कॉस्ट है, लेकिन ये साइट प्रेपरेशन कॉस्ट फॉर बिल्डिंग नहीं है, ये फॉर लैंड ही अभी तक बात चल रही है। तो अगर लैंड के लिए ऐसा कुछ है तो वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग एंड सर्वे कॉस्ट, इस किस्म की अगर किसी भी किस्म की कोई कॉस्ट आती है तो वो भी कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बनेगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट नहीं बनेगी। फिर देखें, ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, एक तो लोकेशन, अब तो लैंड तो ऑलरेडी अपनी लोकेशन पर होती है, हम उसको मूव तो करा नहीं सकते ना, इमूवेबल हमारा एसेट है। दूसरी बात यह है कि भाई उसको उसके इंटेंडेड यूज में तो लेकर आओ ना।
जिस तरह से मैनेजमेंट उसको यूज करना चाह रही है। तो वहां तक के जितने भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट बन जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड होता है ऐसा एसिड, ऐसा नॉन करंट एसिड जिसकी आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आती है हमारी बिल्डिंग। कि बिल्डिंग आप चाहें तो आप एक्वायर भी कर सकते हैं, कि बना बनाई बिल्डिंग आपने ले ली, बना बनाया घर आपने ले लिया। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप पीस ऑफ लैंड लेते हैं लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग आप खुद बनवाते हैं। तो इस किस्म के एसिड को कहा जाता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड। इज डिटरमिन्ड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस्ट वगैरह को डिटरमिन करने के, एज फॉर एन एक्वायर्ड एसिड। जिस तरह से एक एक्वायर्ड एसिड के जो प्रिंसिपल्स हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड के ऊपर भी सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएंगे। कौन से भला? सबसे पहले उसका था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो एसिड का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है? दो पॉइंट्स थे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अच्छा, अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या वो आपको कोई बेनिफिट देगा? अंडर कंस्ट्रक्शन एसिड है, अभी सिर्फ चार दीवारी मिली है, थोड़ा बहुत कोई स्ट्रक्चर बना है, छत वगैरह भी नहीं डाली, आप जाकर उसमें रिहाइश कर सकते हैं, आप उसमें रह सकते हैं। क्या उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है? क्या आप उसको रेंट पर दे सकते हैं? नहीं। तो उसको एज एसिड, एज पीपीई रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जब तक के वो कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे ही वो एसिड कंप्लीट होगा तब तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है ना। तो आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है जब वो कंप्लीट हो गया है। क्या आपको पता नहीं होगा कि आपने इसके ऊपर मटेरियल कितना लगाया? वो जो ईंटें, सीमेंट, रेत वगैरह वगैरह वगैरह, कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल, क्या आपको पता नहीं होगा आपने कितना लगाया है? क्या आपको पता नहीं होगा इसके ऊपर लेबर के चार्जेस कितने आए हैं? क्या आप कॉस्ट को डिटरमिन कर नहीं सकते? कब? जब एसिड कंप्लीट हो चुका है। तो उसी टाइम पर जाकर आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उस अगर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे कहा जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट एसिड की लिस्ट में जरूर रहेगा, क्योंकि देखें नॉन करंट एसिड सिर्फ और सिर्फ पीपी नहीं है। नॉन करंट एसिड में हमारे और भी एसिड्स आते हैं। पीपी में ऐसे ही नॉन करंट एसिड्स हैं जो टेंजिबल हों, ऐसा ही है ना। रिकॉग्नाइज कब करेंगे? तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बता दिया। लेकिन इसके अलावा इंटेंजिबल्स भी तो हैं, वो भी तो नॉन करंट एसिड की लिस्ट में जाएंगे। और आपका अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो भी जब तक कंप्लीट ना हो रहता नॉन करंट एसिड में है, लेकिन पीपीई का पार्ट नहीं बनता। ये बात पिक की आप लोगों ने। तो मतलब आपने ये नहीं समझना कि नॉन करंट एसिड मींस पीपी, नहीं। पीपीई मींस नॉन करंट एसिड। क्लियर हो गई बात? अब देखें तो इसके ऊपर सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है बोरोइंग कॉस्ट। इन डिटेल जाके देखना है। और इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड डील करता है IAS 23। क्या होती है, कैसे पढ़नी है, ये हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। यहां पर हम इसके बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे। फिर देखें एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई। अच्छा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसने उसकी भी एग्जांपल्स हमें दे दी, लेकिन साथ ही साथ वो उसे पता था कि आप लोगों ने एरर्स करने हैं, आप लोगों ने मिस्टेक्स करनी है, हो सकता है ये वाली कॉस्ट भी आप लोग पीपीई का पार्ट बना दें। तो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसली मना कर रहा है कि भाई ये वाली कॉस्ट आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। कौन कौन सी? मींस दैट आपने इनको अपनी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। उनमें कौन कौन सी कॉस्ट है? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। कि किसी भी किस्म की कोई न्यू फैसिलिटी की ओपनिंग अगर आप लोग करने जाते हैं तो इस किस्म की कॉस्ट कभी भी पीपी का पार्ट नहीं बनती। अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लाइंट ऑफ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग,
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स कॉस्ट। अच्छा जी, हमेशा याद रखना कि जब भी सिंपल सी अगर बात हो और बात आ रही हो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड कॉस्ट की, तो ये हमेशा ना फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मतलब इसका हमारे एसिड्स के लेने या ना लेने से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस किस्म की कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। अगर कभी भी क्वेश्चन में इस किस्म की बात करते, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या जर्नल ओवरहेड्स कॉस्ट, कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड करने होते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करवाया, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी की परचेज प्राइस, उसकी इंपोर्ट चार्जेस, वो तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी असेंबली, उसकी टेस्टिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है बाहर के मुल्क से, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो तो पाकिस्तानी हैं। तो हम पाकिस्तानियों को ना वो प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट करना नहीं आता। वो एडवांस्ड है, मॉडर्नाइज्ड है, वो ऑपरेट करना नहीं आता। तो जहां से हमने वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया, वहां से कुछ ट्रेनर भी हमने हायर कर लिए कि आप लोग आए फॉर 1 मंथ और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको ट्रेन करें। अब जब तक ट्रेनिंग करेंगे तब तक वो प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट नहीं हो सकता। क्या मेरी बात पिक किया आपने? तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी कंपनी को बियर करनी पड़ेगी। अब अगर ये देखो टेस्टिंग हो उसकी, तो वो तो हमने कह दिया था कि आपने उसको इंस्टॉल किया, आपने उसकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग कॉस्ट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ एसिड, मतलब आपने उसको कैपिटलाइज कर लेना है। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की कॉस्ट, इवन के मैंडेटरी है, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो प्लांट एंड मशीनरी चल नहीं सकता, इवन के मैंडेटरी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता। क्यों? रीजन क्या है? अब एक रीजन तो ये हो गई, क्योंकि सर जी इधर मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन इधर मेंशन क्यों है? हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएंगे तो मतलब वो हमारे एसिड के तौर पर रिकॉर्ड होगा। जबकि एसिड को अगर डिफाइन करने जाएं, एसिड्स को, तो हम लोगों ने सबसे पहली बात क्या कही थी? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। पीआरसी के अंदर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6, तो आपने एसिड, और इवन के चैप्टर नंबर 1, जब आप लोगों ने बिल्कुल वहां पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, तो एसिड को आपने डिफाइन नहीं किया था कि बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। क्या इंप्लॉयज कंपनी के कंट्रोल में होते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। इंसानों के ऊपर ना आपका कंट्रोल नहीं होता। हाँ, अब अगर आप ये कह दें कि सर नहीं हमारा तो उनके साथ एग्रीमेंट है, वो 2 साल तक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए तो मैं अल्लाह ताला को मना करूं कि अल्लाह ताला मियां 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल गुजारने दे फिर बुला लें? बताओ। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका एसिड कैसे बन सकती है? तो इसीलिए, और आपके एम्प्लॉयज कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। लालच होता है इंसान में। आप उनको सैलरी पे करें और 1.5 लाख रुपए, दूसरी कंपनी ने देखा भाई ट्रेंड हो गया है, इसको मॉडर्नाइज मशीनें रन करना आती हैं, वो कहते हैं 2.5 लाख रुपए देते हैं, आजा हमारे पास। भाई इंप्लॉयज ने चले जाना है। एम्प्लॉय सैलरी के लिए ही काम कर रहा है, जो उसको हैवी सैलरी देगा चला जाएगा उनके पास। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ट्रेनिंग कॉस्ट इवन के मैंडेटरी होती है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से फर्स्ट टाइम वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए, उसके ऊपर प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस करने लगे हो, तो क्या उसके लिए मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं करोगे? एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे? इवन कि अगर आप लोग मार्केटिंग नहीं करते, आप एडवर्टीजमेंट नहीं करते, क्या आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगी? क्या मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। लेकिन कभी भी, अब ये जो मार्केटिंग कर रहे हो, ये जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि फॉर सेल पर्पस है?
तो इसका कॉस्ट ऑफ एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी हैवी मार्केटिंग कर लें, इसका ताल्लुक सेल्स से है, और सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं, हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। फिर से सुनो, आपने इनिशियली अपना प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू प्रोडक्ट बनाई, मार्केट में अभी मार्केटिंग चल रही है। देखो, मार्केटिंग जैसे ही करते हैं हमेशा से सेल्स इंक्रीज नहीं होती। आज अगर मार्केटिंग करोगे ना तो कल की सेल्स इंक्रीज होगी, आज की सेल्स नहीं इंक्रीज होंगी। तो हो सकता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आ जाए आपको, हो सकता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आ जाए। क्या मतलब इस चीज से? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस से मुराद ये है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा। तो लाजमी बात है मेरा बिजनेस लॉसेस में जाएगा। क्या प्लांट एंड मशीनरी को ब्लेम कर दूं, भाई तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हो रहा है, तो तुम खुद बर्दाश्त करो ये? इज इट पॉसिबल? नहीं करता, कभी भी नहीं करता। इसमें आपके प्लांट एंड मशीनरी का कोई कसूर नहीं है, इसमें तो आपके एडवर्टीजमेंट, आपकी सेल्स की टेक्निक्स का कसूर है। आप अपनी सेल्स की टेक्निक्स अच्छी करें, आप अपनी टीम अच्छी करें, आप उनको सही से कमीशन पे करें, ताकि वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो कभी भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आपने अपनी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। बात क्लियर? आप अपनी प्रोडक्ट में कोई चेंज लेकर आते हो, पहले कोई और प्रोडक्ट थी, अब कोई न्यू प्रोडक्ट आ गई। आप लोग अपने क्लाइंट्स चेंज कर देते हो। पहले आप लोग टारगेट कर रहे होते थे लोअर मिडिल क्लास को, अब आप लोग एलीट क्लास को टारगेट करने जा रहे हो। अब आप लोग लोकेशन चेंज कर चुके हो, पहले आप किसी और लोकेशन में थे, अब आप किसी और लोकेशन में चले गए हो। तो इनके भी एक्सपेंसेस आते हैं, एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। गॉट इट? कभी भी क्लाइंट्स को चेंज करो, प्रोडक्ट्स के डिजाइन को चेंज करो, प्रोडक्ट को चेंज कर दो, कोई न्यू फैसिलिटी लेकर आ जाओ अपने कस्टमर्स के लिए, ये सारी चीजें आपके बिजनेस के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए होती हैं। तो इनका ताल्लुक कभी भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड से नहीं हो सकता। आई होप कि माइंड क्लियर हो गया होगा आप सब बच्चों का, कि कौन सी चीजें शामिल करनी है और कौन सी चीजें शामिल नहीं करनी। अब अगर यहां पर देखें, इन्होंने तो बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल उठाई और हमें कहा कि कॉस्ट ऑफ प्लांट बता दें, ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। मतलब प्लांट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कौन सी वैल्यू पर जाकर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए कुछ डाटा उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। जल्दी से इसको रीड करो और मुझे बताओ कि मैं प्लांट को कौन सी वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करूं, मेजरमेंट इसकी कौन सी वैल्यू पर होनी चाहिए। जब इस किस्म के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ का जरूर देखें। टेबल में जो आपको अमाउंट्स दी गई है ना, वो अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड हैं, वो अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड। एक तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। दूसरी बात ये देखो, कौन कौन सी अमाउंट्स अब आपने शामिल करनी है। सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ द प्लांट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, लिस्ट प्राइस आएगा शामिल होगा, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस हो जाता है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। डिलीवरी कॉस्ट शामिल करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन आ जाएगा, आर्किटेक्ट फी शामिल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, ये इन्होंने ये खाम खाम में ये लाइंस लग गई है, मतलब ये नहीं है कि इन सबका टोटल ये नहीं बन रहा, ये एक अलग से है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, साइलेंट है, इग्नोर कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जर्नल ओवरहेड्स कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनते। साथ में देखें, local government officials have granted AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition। मतलब उनके यूज करने से पहले वो जिस कंडीशन में थे बिल्कुल उसी कंडीशन में वापसी लेकर आना है। अब अगर यहां पर देखो, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। यहां पर इन अथॉरिटीज की तरफ से ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाती है
कि हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर्ड करनी है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ प्लांट्स लाइफ, लाजिम बात है उसी टाइम पर ही होनी है, लेकिन उसका इनिशियल एस्टिमेट अब हम लोगों ने लेना है कि उसकी करंट वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। EL has estimate the amount of rupees 250 million। 250 मिलियन का अगर हम लोग इनकम्प्लीट लिखें तो हम लोग ये देखें इस तरह से इसको लिखेंगे कंप्लीट वैल्यू। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 250,000। मतलब इन वैल्यूज में अगर आपने ऐड करनी थी तो आप कौन सी वैल्यू ऐड करोगे 250,000। सिर्फ 250 नहीं ऐड करना और कंप्लीट वैल्यू भी नहीं जाके ऐड कर देनी क्योंकि ये ऑल अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड थी, तो इसको भी उसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये देखो इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स ऑफ द रिलेटेड ऑब्लिगेशन, और हमें प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए होती है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव ये लीगल ऑब्लिगेशन आ गई। इस वजह से डिसमेंटलिंग कॉस्ट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो अब हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या बनेंगी, जैसे हम लोगों ने इन वैल्यूज को ऐड और डिस्काउंट्स को लेस किया तो टोटल वैल्यू बन जाती है 1640 मिलियन। बेसिकली ये 1000 इज इक्वल टू मिलियन। 16 इनकम्प्लीट अगर टर्म्स में बात करूं तो कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 1640 मिलियन। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज, अच्छा आपके जो एरर्स आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे, और जिस वजह से आ रहे थे क्या अब वो सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं? जी, द नेक्स्ट वन इज, अब इन्होंने कुछ यहाँ पर बातें बता दी है। वैसे मैंने आपको आपके साथ ये चीजें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन एक बार तो आप फिर से जरा देखें। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी सीजेस व्हेन द आइटम इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। ये बात हम लोग, आपको याद है पहले भी कर चुके हैं, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या कॉस्ट की जब हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो उसने क्या कहा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में? सेम यही बात है, लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। उस दिन उसने कहा था वहां तक के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करना मींस दैट कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाना। आज वो क्या कह रहा है कि जब इस पोजीशन पे पहुंच जाओ, किस पोजीशन पर, जब आपका एसेट उस लोकेशन और उस कंडीशन में पहुंच जाए तो उसके बाद के अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो कैपिटलाइज ना करना। वहां पर जाकर मतलब व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज, इसके लिए जो शॉर्ट टर्म यूज की जाती है वो होती है व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। तो अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? जब लोकेशन पर भी पहुंच जाए और उस कंडीशन में भी आ जाए जिस कंडीशन में मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो हम कहते हैं कि एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। फिर आपने कैपिटलाइजेशन को सीज कर देना है, मींस दैट उसके बाद के एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज नहीं करना, वहां तक के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करने हैं। फिर क्या करो, देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और redeploying an item are not included in the carrying amount of that item। कहता है कि अगर उस एसिड को इस्तेमाल करने की कोई कॉस्ट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, भाई प्लांट एंड मशीनरी को रन करने के लिए फ्यूल तो डलवाओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस तो लगेंगे ना, तो उसको रन करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बन। मतलब हम लोगों ने एक गाड़ी परचेज कर ली 50 लाख रुपए की, बाद में उसमें 10,000 रुपए का हमने पेट्रोल डलवाया उसको चलाने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते द प्राइस ऑफ द कार इज 50,10,000। हम ये नहीं कह सकते, वो 10,000 उसको रन करने की कॉस्ट है, वो एक्सपेंस के तो रीडिप्लॉइंग एन आइटम
और नॉट इंक्लूडेड रीडिप्लॉइंग वगैरह ये होता है कि अगर आप लोग उसको एक लोकेशन पर लेकर आ गए हो और उसके बाद दोबारा से आप चाहते हो कि इसको किसी दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करें, करें, रीलोकेशन वगैरह एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, वो कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। मतलब इनिशियल जो लोकेशन होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, लेकिन जो रीलोकेशन होती है वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। बात क्लियर? इनिशियल इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनते हैं, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आफ्टर सर्टेन डेज उसमें कोई प्रॉब्लम आया, आपने दोबारा से इलेक्ट्रिशियन बुलवाया, उसने उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, फिर वो अवेलेबल फॉर यूज हुआ, तो अब जो आप एक्सपेंस बेयर कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। पूरी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, तो कुछ ऐसी ही कॉस्ट हैं जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, जैसे कॉस्ट इनकर्ड while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। अब देखो, आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, सपोज करें ऑन 1 आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं ऑन 1 अगस्त। अब इसमें एसिड का कोई कसूर है? भाई अब अगर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस आ जाता है, सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अभी उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया, तो एसिड कहते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो अवेलेबल फॉर यूज हूं ना, तो आपने उसके बाद की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। फिर जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी, प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी है कि उसने 10,000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करके देनी है। अब अगर मैं 10,000 यूनिट्स उससे बनवाता हूं तो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, और अगर डिमांड है सपोज 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स की, तो लाजमी बात है मैं उससे 1,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही बनवाऊंगा। ऐसा है ना? तो अपनी फुल कैपेसिटी से कम काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती हैं जो मुझे हर हाल में बियर करनी पड़ेंगी, तो मैं लॉस में जाऊंगा। कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड को नहीं चार्ज करनी ये वाली चीजें। फिर इसी तरह से कोई सी किस्म के कोई ऑपरेटिंग लॉसेस, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एन एंटिटीज ऑपरेशन, आप लोकेशन ए के ऊपर अपना काम कर रहे थे, बिजनेस वगैरह वहां पे आपका रन हो रहा था, सारे एसेट्स वगैरह आपके मौजूद थे, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, इसको ना लोकेशन बी पे लेकर जाते हैं बिजनेस को, तो अपने सारे एसेट्स भी तो लेकर जाओगे ना, तो क्या रीलोकेशन कॉस्ट नहीं आएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेगी। अब क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन। तो सवाल, जी। मैंने एसिड परचेज किया है हाँ। और अब जब हमारा डिलीवर नहीं हुआ, रास्ते में मेरे को डैमेज हो गया उसको, हम्म। तो उसको कॉस्ट ऑफ एसिड चार्ज करेंगे? बेटा डैमेज किसी भी किस्म का होगा ना, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनता। लेकिन अभी वो वो हमारा अपना नहीं, चाहे डिलीवर नहीं हुआ अवेलेबल यूज भी नहीं है हमारे पास। तो अवेलेबल फॉर यूज तक के तमाम तर एक्सपेंसेस को आपने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है, लेकिन उसमें आपकी अपने एरर्स ना हो। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका चालान हो गया था, चालान को कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट ना नहीं बनाना। हम फिर तो डिलीवर तो अभी भी नहीं हुआ था और चालान हो गया था, हमने अपना एसिड रिसीव ही नहीं किया था, किसी के डेमरेजेस चार्जेस पड़ गए थे, तो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। हमारे ऊपर अगर किसी किस्म का कोई फाइन हो रहा है, कोई पेनल्टी पड़ रही है, हमारी अपनी कोई नेग्लिजेंस है, तो अपनी गलती की सजा एसिड को नहीं दे। क्लियर? तो इन केस रास्ते में कोई डैमेज हो जाता है, तो डैमेज तो आपकी किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से हुआ होगा ना, तो वो आपका अपना लॉस है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज नहीं करेंगे। बात क्लियर? इनकम में बी अर्न्ड थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ पार्क। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ये जो छुपे छुपे हुए पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिकली बुक रीडिंग करने का मकसद ही यही है कि हमारी नजरों से कुछ ना छुप सके। अगर हम इसका हेलीकॉप्टर व्यू देना चाहते हैं तो शायद ये चीज इलिमिनेट हो जाती, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये केस स्टडी बन सकती है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होगा,
तो लाजमी बात है उन्होंने कंफ्यूज हो जाना है, उनको पता ही नहीं होगा कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब जरा इसकी सिचुएशन को पढ़ो। कहते हैं इनकम में बी अर्न, इनकम अर्न कर सकते हैं किस तरह से, यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क until कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, जब तक ये कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो जाती हम वो जो बिल्डिंग की साइट है उसको कार पार्किंग के तौर पर दे सकते हैं। कार पार्किंग के तौर पर देंगे तो वहां से इनकम अर्न कर सकते हैं हम लोग, मतलब टिकट से लगा हुआ है या हमने वो जमीन ठेके पर दे दी है कुछ अरसे के लिए, भाई ये 2 माह है आपके पास, 2 माह बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो 2 माह तक आप इसको यूज करो और वहां से हमें इनकम आ गई। अब इस इनकम का हम लोगों ने क्या करना है, बिकॉज इंसिडेंटल ऑपरेशन, ये इंसिडेंटल ऑपरेशंस होते हैं, और नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग एन आइटम टू द एंड necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। तो ऐसी सिचुएशन में द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, और अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई एक्सपेंस हुआ है ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशन और रिकॉग्नाइज्ड इन, आपने कॉस्ट ऑफ एसेट को नहीं चार्ज करना। अक्सर शायद आप लोगों की नजरों से कभी गुजरा हो, आप लोग देखें कि एक बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो उसका ना ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की मंजिलें अभी बन रही हैं। तो कुछ ऐसे प्लाजे वगैरह मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि जो पोर्शन बन गया है ना उसको पार्किंग के तौर पर दे देते हैं, कहते हैं भाई इस पर इधर पार्किंग करना शुरू कर दो, जबकि ऊपर काम होता रहता है, उस पार्किंग से इनकम आ रही होती है। भाई उस इनकम को कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं, फिर उसको पार्किंग पर देने के लिए अगर सपोज आपने किसी किस्म का कोई एक्सपेंस किया है, वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बन, ये एक इंसिडेंटल इनकम है। मतलब अगर बिल्डिंग, मेरी बात सुनो, अगर कार पार्किंग के तौर पर ना देते तो क्या बिल्डिंग बनने से इनकार कर देती कि भाई, बिल्डिंग ने कहा कि नहीं भाई कंस्ट्रक्शन ना करो क्योंकि तुमने ग्राउंड फ्लोर पार्किंग पर नहीं दी, हाँ, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस तो ना हुआ। फिर ना ये उसको उस लोकेशन पर लाने के लिए है, ना उस कंडीशन में लाने के लिए है, तो इसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर। तो अगर इंसिडेंटल ऑपरेशन से कोई इनकम अर्न करते हो तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, सिमिलरली सेल प्रोसीड्स and related cost of sample proceeds while testing whether the acid is functioning properly or recognized in, कल ये बात हम लोग करके गए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर देखो टेस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, लेकिन साथ में एक सिचुएशन हम लोगों ने डील की थी। हम लोगों ने कहा था टेस्टिंग कॉस्ट आई 100 रुपीज की, सेल प्रोसीड्स आई है 120 की। अब इसके साथ क्या करें, तो 20 रुपीज हम लोग कॉस्ट ऑफ एसिड में से डिडक्ट नहीं कर रहे थे, क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो वही बात इसने की है कि अगर सेल प्रोसीड्स आपकी हैवी अमाउंट पे चली जाती हैं एज कंपेयर टू टेस्टिंग कॉस्ट, तो आप लोगों ने उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनाना है। बात क्लियर। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अभी नहीं डिस्कस कर रहे, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए, इसको इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस करना है, इसमें जो बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। तो इसके लिए जब हम लोग डी रिकॉग्निशन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को आकर देखेंगे। तो इसको थोड़े दिन, एक आध दिन के लिए हम लोग स्किप करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से क्या मुराद होता है, एक्सपेंडिचर आफ्टर recognition, expenditure after initial recognition of an asset। एसिड रिकॉग्नाइज हो चुका, जब मैंने ये कहा कि इनिशियल रिकॉग्निशन आफ्टर रिकॉग्निशन, इट मींस दैट कॉस्ट डिटरमिन हो चुकी है, तभी तो रिकॉग्नाइज हुआ है। और उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस होता है, कोई कैश का आउटफ्लो होता है उस एसिड के ऊपर, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके लिए सिंपल सा रूल है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि जब आपका एसिड रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि अगर लोकेशन एंड कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट,
अगर वहां तक पहुंच जाए तो अभी हमने ही तो कहा है कि आपने सीज कर देनी है कैपिटलाइजेशन, ऐसा नहीं है? मतलब उसके बाद होने वाले तमाम तरह एक्सपेंसेस क्या करो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बना दो। अब दोबारा से सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बताने की क्या जरूरत है फिर उसको, जबकि उसने खुद कह दिया है कि भाई अब कैपिटलाइजेशन को सीज कर देना, कैसा है ना? तो फिर अब ये क्यों बता रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई एक्सपेंस करते हैं ना, और वो एक्सपेंस हो नॉर्मल नेचर का, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, या उस एसिड को रन करने का कोई एक्सपेंस है, जैसे फ्यूल पेट्रोल वगैरह इस किस्म के कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई स्टाफ की सैलरीज वगैरह के एक्सपेंसेस हैं। भाई ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन आपने एक एक्सपेंस किया, और उस एक्सपेंस के रिजल्ट्स के तौर पर आपके एसिड में इंप्रूवमेंट्स आ गए। आपने एक ऐसा एक्सपेंस किया आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, कुछ अरसे के बाद आपने एक हैवी सा एक्सपेंस किया, और उस एक्सपेंस की वजह से आपके एसिड्स में इंप्रूवमेंट्स आ गए। इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है? इंप्रूवमेंट से मुराद है कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई, उसका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर गया। जहां पर पहले वो 1000 नंबर ऑफ यूनिट पर डे बना रहा था, आपके एक्सपेंस करने की वजह से अब वो 1200 नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे बना रहा है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज ना कर गई, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज ना हो गई? या आपने एक ऐसा एक्सपेंस किया कि इससे पहले एसिड की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी वो 3 इयर्स थी, आपने एक एक्सपेंस किया उसके ऊपर, उसमें इंप्रूवमेंट्स आई, अब उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल हो गई। अब 5 साल तक वो एसिड यूज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर इस किस्म का कोई एक्सपेंस हो तो वो कैपिटलाइज्ड होता है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो आपको बताएगा, अगर वो कहे subsequent expenditure and as a result of subsequent expenditure the useful life of an asset is increased, the production capacity is increased, the efficiency is increased, अगर इनमें से कोई बात कर दे asset has improved, ऐसी कोई बात करते तो वो subsequent expenditure becomes the cost of asset, otherwise expense। बात क्लियर? अब जरा इसको पढ़ते हैं। Cost of the day-to-day serving of the items are recognized in as incurred, usually as repairs and maintenance expenses के तौर पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं उनको। Subsequent expenditure relating to PP after initial acquisition is capitalized if, अब कंडीशन लगी कौन सी, इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। अगर ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करे, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और लॉन्ग टर्म के लिए भी होना चाहिए। ऑलराइट, इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मींस दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ इट इंप्रूव द एसिड। अब ये इंप्रूवमेंट आपको समझ आ गई? क्या मतलब है इससे? इनहांसिंग परफॉर्मेंस और एक्सटेंडिंग इट्स यूजफुल लाइफ, तो आपने कैपिटलाइज कर देना है। इज फॉर आर रिप्लेसमेंट पार्ट, द रिप्लेस्ड पार्ट इज डायरेक्ट। अच्छा, अब अक्सर क्या होता है कि सपोज कोई गाड़ी है, और वो गाड़ी है 1000 सीसी, तो मतलब उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो 1000 सीसी का लगा हुआ है, मतलब एक लो पावर का लगा हुआ है। आपने क्या किया, आपने गाड़ी नहीं रिप्लेस की, आपने उसका इंजन रिप्लेस कर दिया है। और अब जो आपने इंजन लगवाया है वो 1300 सीसी का लगवा लिया आपने। तो आपको पता है गाड़ी के अंदर ये एक मेजर पार्ट होता है इंजन, और हैवी अमाउंट का होता है। अब जो इंजन आएगा, आपको नहीं लगता उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है? उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब सीटिंग कैपेसिटी तो नहीं, मतलब वैसे इंजन की एक किस्म की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये कैपिटलाइज होगा। न्यू इंजन रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो इंजन रिप्लेस कर रहे हैं वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सबको? इसलिए उसने कहा कि अगर मतलब पूरा एसिड नहीं रिप्लेस करने जा रहे, उस एसिड का कोई मेजर पार्ट रिप्लेस करने जा रहे हो, तो जो पार्ट रिप्लेस कर रहे हो वो डी रिकॉग्नाइज करो, और जो न्यू पार्ट ला रहे हो उसको रिकॉग्नाइज कर दो। बात क्लियर हो गई? अच्छा,
ये उस सूरत में होता है जब रिप्लेस्ड पार्ट एक मटेरियल अमाउंट का हो, एक हैवी अमाउंट का हो, ये तब करते हैं। अब जैसे हमारे पास जो गाड़ी मौजूद होती है, गाड़ी हम लोग चलाते हैं 5 साल के लिए, लेकिन उस गाड़ी के जो टायर होते हैं वो 5 साल नहीं चलते। टायर में भी 2 साल के बाद हमें चेंज करने पड़ जाते हैं, रिप्लेस पार्ट ना आ गया। लेकिन गाड़ी के मुकाबले में अगर टायर्स की वैल्यू देखी जाए ना, तो इमैटेरियल है। हम उसको रिकॉग्नाइज्ड एंड डी रिकॉग्नाइज्ड नहीं करते, वो इमैटेरियल वैल्यू रखते हैं। बात क्लियर हो गई। लेकिन जो मैकेनिक के पास वैसे मंथली बेसिस पर लेकर जाते हैं, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बन जाता है हमारा। डन। फिर रिलेटिंग टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल। अच्छा, वैसे अगर वो कहे ना नॉर्मल कि इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग, ये जो अभी मैंने आपसे बात की मंथली बेसिस पर, मैं अपने मैकेनिक के पास गाड़ी को लेकर जाता हूं, उनसे कहता हूं भाई चेक करो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है इसमें। वो जरा उसको टेस्ट ड्राइव लेता है, वो देखता है कोई थोड़े बहुत इश्यूज वगैरह हो वो सॉल्व कर देता है, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई ऑयल वगैरह चेंज करना हो वो चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन आ जाए ना, तो फिर तो एक्सपेंस आउट है। लेकिन अगर वो मेंशन करे कि भाई मेजर इंस्पेक्शन है या मेजर ओवरहॉलिंग एक्सपेंस है, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉल इज डी रिकॉग्नाइज, तो मतलब ये जो मेजर इंस्पेक्शन है इसको कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देंगे। ऑलराइट, हमारे एग्जाम्स के अंदर जो मोस्टली पॉइंट आता है ना, वो ये वाला है, इंप्रूव्ड एसिड्स। हमें क्या देता है, ये एक्सपेंस हुआ है, उससे एसिड इंप्रूव हो गया है, तो हम लोग उसको अपनी एसिड की कैरिंग अमाउंट का पार्ट बना देते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट वन इज आप सबका फेवरेट, डेप्रिसिएशन। मैं यहां पे कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा इसका, क्योंकि ये आप लोगों ने पीआरसी में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो अगर हम यहां पर बैठे 2 से 3 लेक्चर्स लग जाएंगे और सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले से चीजें सीखी हुई हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, एम आई राइट? आपको इनकी तमाम तरह ये टर्म्स वगैरह जो भी हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इनमें से किसी भी चीज का पता ना हो? है कोई ऐसा? तो हम इनको नहीं डिस्कस करते। जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम उनकी तरफ चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स। उसमें आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो एसिड को कैसे डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उस तरह से हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। ये बिल्कुल सेम आपके पीआरसी वाला चैप्टर है, एग्जांपल्स तक बिल्कुल सेम है, वर्डिंग तक बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इस वजह से यहां पर ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या ऐसा है ना? तो अगर कहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड को डिस्कस करने में। क्या ख्याल है? चले। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी आपको पता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मोस्टली सिचुएशन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है एग्जाम में, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% एंड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, गिवन होता है। इन केस गिवन ना हो तो उसके लिए हमारे पास रेट को डिटरमिन करने का फार्मूला क्या था, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट। स्क्रैप से क्या मुराद है, रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और nth रूट से क्या मुराद है, यूजफुल लाइफ। कि अगर सपोज 5 साल है तो 5th रूट, 3 साल है तो 3rd रूट, 10 साल है तो 10th रूट ऑफ क्या, स्क्रैप डिवाइडेड बाय रेजिडुअल वैल्यू। मोस्टली केसेस में ये सारी चीजें गिवन ही होती हैं, लेकिन यहां पर इश्यू उस टाइम पे आता है जब स्क्रैप नील हो जाए। तो अगर आपसे कह दे कोई ऐसा एसिड जिसके लिए आपसे कह दे कि भाई इसकी स्क्रैप वैल्यू नील है, नील मतलब 0, अब जैसे ही यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0, उसका रूट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 नहीं, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मतलब 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही चार्ज कर दो। तो अब तो प्रॉब्लम बन गया।
तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिटरमिन करने के लिए हम रेजिडुअल वैल्यू को 1 रुपया कंसीडर करते हैं, 0 नहीं कंसीडर करना। आपने फिर कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? 1 रुपी। कब? जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंडर आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना हो और उस एसिड की रेजिडुअल वैल्यू नील हो, तो आपने नील नहीं कंसीडर करनी, आपने उसको 1 रुपया कंसीडर करना है, ताकि हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिटरमिन कर सकें। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट वन इज, अच्छा एग्जांपल्स वगैरह ये हो जाएंगी, बिल्कुल सेम सेम मेथड के मुताबिक चल रही हैं। जहां पर ये वैल्यू, यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी आपको पता है कैसे करना है, हम लोगों ने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा ना। हम यहां से डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। अच्छा भाई, हर बिजनेस की ना अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिसी होती है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर डेप्रिसिएशन, एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, कंपनीज के पास ना करने को बहुत कुछ होता है, मतलब कंपनीज के लोग फारिग नहीं बैठे हुए, और ऐसा भी नहीं, और ना ही ऐसा है कि उनके पास सिर्फ एक आध एसिड होगा जिसको डेप्रिशिएट करेंगे और उसके बाद सुकून से बैठ जाएंगे, नहीं। काफी सारे एसिड्स होते हैं। हर एसिड पता नहीं उन्होंने कब कब परचेज किया हुआ है, कोई एसिड कब आ रहा है, कोई एसिड कब आ रहा है, कोई एसिड कब परचेज कर रही है, इस तरह से। तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठे ना हर एसिड की, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उनको। तो वो सिंपल सा अपनी जान छुड़वा देते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी पॉलिसी है कि हम जब मर्जी एसिड परचेज करें, चाहे वो 1 जनवरी को करें, चाहे वो मार्च में करें, चाहे जुलाई में करें, अगस्त में करें, नवंबर में करें, कहते हैं जिस साल हम परचेज, कहते हैं जिस साल हम परचेज कर रहे हैं ना, उस कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। ये रूल आपने उस टाइम अप्लाई करना है जब आपको डेट ऑफ परचेज गिवन ना, जब आपको डेट ऑफ परचेज गिवन ना, आपको ईयर ऑफ परचेज गिवन हो या मेंशन हो कि आपने ऐसा करना है, तो आप भी बिल्कुल सेम रूल के मुताबिक जाएगा। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ डिस्पोजल पता है, तो आप लोग कभी भी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज नहीं चार्ज करोगे। आप हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलोगे। मींस दैट, देखो भाई, आप हम अज्यूम करते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी, एंड हो रहा है 31 दिसंबर। अगर मेरा एसिड, मैंने एसिड परचेज ही 1 जनवरी को किया, फिर तो फुल ईयर डेप्रिशिएट ही हो जाएगा, पूरा साल ही यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई एसिड मैं परचेज कर रहा हूं ऑन 1 अप्रैल, तो फिर कितने अरसे के लिए यूज कर रहा हूं? 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 9 मंथ, तो डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ्स की जाएगी। मैं पूरे साल के लिए उसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। इसी तरह से अगर मैं एसिड परचेज कर रहा हूं ऑन 1 जुलाई, तो कितने अरसे के लिए यूज कर रहा हूं फर्स्ट ईयर में? 6 मंथ, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की जाएगी, पूरे साल के लिए नहीं जाएगी। तो फ्रैक्शन, टाइम फ्रैक्शन अप्लाई कर दी जाती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, सबको क्लियर है? तो डिस्पोजल के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही। सपोज अगर मैं अपने एसिड को डिस्पोज कर रहा हूं अप्रैल के एंड पर, एसिड को डिस्पोज कर रहा हूं ऑन 30 अप्रैल, तो साल में कितने महीने मैंने उसको यूज किया? 4, तो 4 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसके ऊपर। अगर मैं उसको डिस्पोज कर रहा हूं ऑन 30 जून, तो कितना अर्सा मैंने ड्यूरिंग द पीरियड उसको यूज किया? तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं उसके ऊपर। मेरी बात पिक कर गए होंगे? अगर इसी तरह से अगस्त के एंड तक मैं उसको लेके जाता हूं, फिर मैंने उसको डिस्पोज कर दिया अगस्त के एंड पर, सेल कर दिया, तो साल में कितने महीने मैंने उसको यूज किया? 8 मंथ, 8 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उसकी। बात क्लियर? और पूरे साल के अंदर हम जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना,
वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस जाएगा। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर देखें, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करोगे, एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो शाबाश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन इस एक्सपेंस का नाम क्या है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये बात क्लियर? अगर सपोज करो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी साइड पे करता हूं, मैं आपसे कहूं रेंट एक्सपेंस पेड ऑफ ₹10,000, अब जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश को क्रेडिट कर दोगे या बैंक को क्रेडिट कर दोगे ऑफ ₹10,000। एम आई राइट? मैं आपसे कह रहा हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज ऑफ ₹10,000। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड, अब कैश नहीं आएगा, क्योंकि क्या इस एक्सपेंस के लिए मैंने कोई कैश पे किया? नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस कैश एक्सपेंस है, इंश्योरेंस कैश एक्सपेंस है, सैलरीज कैश एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस के नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, कि बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं लेकिन उनके लिए पेमेंट नहीं की जाती। तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मैंने कोई पेमेंट की है? भाई पेमेंट मैंने एसेट को परचेज करने के लिए की थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए तो नहीं की ना। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके लिए क्रेडिट कैश या बैंक नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्रेडिट किसको करते हैं हम लोग? शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? जो हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अपने अंदर सम अप कर लेती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? जो हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अपने अंदर सम अप। तो क्या आपको पता है ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है? पता है ना? तो एसिड की नेचर क्या होती है? तो कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट की नेचर क्या होगी? इसीलिए तो इसको क्रेडिट कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो हर साल, और हर साल के एंड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि बैठे हुए थे, टाइम मिला, हमने कहा आ जाओ एसिड की डेप्रिसिएशन चार्ज कर। ऐसा नहीं है। हमेशा हर साल के एंड पर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना होता है। ड्यूरिंग द पीरियड नहीं चार्ज किया जाता, हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो हर साल के एंड पर क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चला जाएगा, लेकिन ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ पीरियड, ये आपकी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। एसिड्स की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा और एसिड्स को लेकर आ जाएगा उसकी कैरिंग अमाउंट पर, और चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एज नॉन करंट एसेट्स। बात क्लियर हो गई? कि आपने हमेशा याद रखिए, अपने जो नॉन करंट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड करने हैं, वो कभी भी अपनी कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड होते, वो अपनी कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड होते हैं, अपनी WDV पर रिकॉर्ड होते हैं। और WDV कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनी डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? शाबाश, गुड। तो ये जरा थ्योरी पढ़िएगा आप लोग। अच्छा, तो अब आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स तकरीबन समझ आ गए होंगे। सबसे पहले उसने आपको बताया कि आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है फॉर ईच पीरियड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसेट्स। आपको मुझसे ये बात पूछनी चाहिए थी। अब यही वजह होती है कि जब आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं क्लियर हो सकते।
हर वो चीज जो आपको समझ नहीं आ रही आप उसके लिए पूछो, ताकि हम उसकी एग्जाम्पल दे सके। अच्छा, आपने मुझसे नहीं पूछा, तो अब आप लोग एक्सप्लेन करो कि ये जो वर्ड लिखे गए थे इसके क्या मीनिंग है। मुझे इसके मतलब यहां तक तो मुझे समझ आ गया, प्रॉफिट और लॉस। आगे का मीनिंग बताओ मुझे। हाँ जी, आप सबने पढ़ लिया था ना ये। चले अब, जब उसने बात की ना अनलेस, इट मीन्स दैट एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन मीन्स दैट कि जो रूल उसने हमें बताया है ना, अपने ही रूल से खुद ही मुकरने लगा है और आपसे कहने लगा है कि भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ना लेकर जाना। कब? जब उसने कहा जब आप इसको, किसको भला, डेप्रिसिएशन को, अगर किसी अपने दूसरे एसेट की कैरिंग अमाउंट का पार्ट बना दो, तो फिर उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज समझाता हूं आप एक को, एक एग्जांपल से, यहां पर भी वो आपको बता देंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि सपोज करो हम लोगों का जो बिजनेस है ना, वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे पास। हम लोग ना दूसरों की तमाम बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह, ऑफिस वगैरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमारी तमाम तर मशीनरी जितनी भी इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी होती हैं, वो तमाम तर मशीनरीज हमारे पास मौजूद हैं पर। तो हमारे लिए तो वो सारी मशीनरी हमारे नॉन करंट एसिड्स हैं ना। जब हम किसी और पर्सन के लिए काम करने के लिए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो हमारी मशीनरीज का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होगा। वो उनके एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्या मेरी बात पिक की है आपने? लेकिन अगर सपोज कि मैंने अपना घर बनाना है, अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, किसी और को हायर करो या खुद कर लें, तो खुद कर लेते हैं। जब खुद करेंगे, क्या वो कंस्ट्रक्शन का जितनी मशीनरी थी क्या वो यूज नहीं होगी? होगी ना। तो हमने कॉस्ट को डिटरमिन करना है। अब अज्यूम करते हैं कि वो सारी की सारी मशीनरी है मेरे पास 100 रुपीज की, उनकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। हम उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो 10 रुपीज पर ईयर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? अगर हम किसी और अपने क्लाइंट्स का काम करें, तो हर साल ये जो 10 है ये हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की, जिसकी कंस्ट्रक्शन में हमें 6 मंथ्स लग गए। मतलब हम लोगों ने, अज्यूम करो कि ये हम लोगों ने स्टार्ट की ऑन 1 अप्रैल और जाकर इसको कंप्लीट कर दिया ऑन 1 सितंबर, ये कंप्लीट हो गई। तो उसको कितने 6 मंथ्स हो गए ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के भी एंड पर कंप्लीट किया और 1 अक्टूबर तक वो कंप्लीट हो गई। तो 6 मंथ तक वो कंस्ट्रक्शन चलती रही, तो वो सारी हमारी प्लांट एंड मशीनरी हमारे अपनी ऑफिस बिल्डिंग को बनाने में यूज होती रही। अब ऑफिस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा होगा वो तो कैपिटलाइज करेंगे, जो लेबर लगी होगी वो भी कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन इस मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, वो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। वो कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। और जो रिमेनिंग हमारे पास 5 है वो हम लोग चार्ज करेंगे टू प्रॉफिट और लॉस। अब ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट, उसने एग्जांपल दे दी, मशीनरी पीपी ऑफ द बिजनेस इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, द डेप्रिसिएशन ऑफ सच मशीनरी अराइजिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड शैल बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री आपके पास आ गई। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन द एसेट इज आइडल एंड नॉट बीइंग। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सपोज करते हैं एसी की एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों में तो हम इसको चलाते हैं। अच्छा, सपोज इन्वर्टर ना हो, क्योंकि इन्वर्टर हो तो फिर तो सर्दियों में भी चल रहा होता है। इन्वर्टर नहीं है, सिर्फ एसी है, तो क्या सर्दियों में चलाओगे? तो सर्दियों में तो हमने फारिग रखा हुआ है इसको। सपोज कि ये पूरे साल में से ना सिर्फ 6 मंथ चलता है,
तो क्या 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करो? तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं। अब चाहे आप एसिड को यूज करो या ना करो, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर इसी तरह से अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ऑन 1 बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है एंड बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर यूज। मैंने इसको ना रेंट आउट करना था। तो आपको पता है कि अगर फॉर रेंटल पर्पस हो तो भी पीपी का ही पार्ट बनता है। तो मेरा मतलब ये पीपी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जहां तक मैंने कॉस्ट भी इसकी डिटरमिन कर ली है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है। मैंने बोर्ड लगा दिया फॉर रेंट। लेकिन वो जो टेनेंट्स मुझे मिले, वो मिले फ्रॉम 1 अगस्त। मैंने इस पर अर्निंग स्टार्ट कर दी, मैंने इसको यूज करना शुरू किया ऑन 1 अगस्त, और मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर। मुझे बताओ, क्या इस साल एसिड को डेप्रिशिएट करूं? आंसर है यस, करेंगे डेप्रिशिएट। क्यों? क्योंकि एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट करूं? तो आंसर है नो। तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप देखें ना, 1 मई को तो बिल्डिंग बनी थी, उससे पहले तो बिल्डिंग ही नहीं थी। मतलब हमारे पास ओनरशिप में थी ही नहीं, हमने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था एज पीपी, तो डेप्रिशिएट क्यों करें? तो तीसरा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करें? 1 मई से या 1 अगस्त से? 1 मई से। कोई ऐसा जो 1 अगस्त का हो? नहीं। अब इवन के बिल्डिंग यूज कब से हो रही है? 1 अगस्त से। अवेलेबल फॉर यूज कब से थी? तो मई का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ, इवन के बिल्डिंग फारिग पड़ी रही, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इसको डेप्रिशिएट करेंगे हम। बात क्लियर हो गई? ये आपको आइडल एसिड के आइडल होने की एक एग्जांपल मिल गई, एंड नॉट बीइंग यूज, और इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद इसने डेप्रिशिएट होना है। अब ये रूल समझ आ गया आपने कि अब फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉग्निशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, या डेट ऑफ एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, विच एवर कम्स अर्लियर, वहां तक ऐसी ने डेप्रिशिएट होना है। एम आई राइट? एम आई राइट? लेकिन अब इस रूल में भी एक किस्म की एक्सेप्शन है, एक डेविएशन है। अभी उसने कहा है कि हर हाल में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, चाहे आपका एसिड फारिग रखा हुआ है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लेकिन आपको पता है हमारे पास एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड। उसमें जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करते हैं। पूरा साल हमने प्लांट ही नहीं यूज किया, पूरा साल प्लांट ने कोई प्रोडक्शन ही नहीं की, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करो? अब 0 आई। लेकिन अगर इस मेथड के अलावा मैं प्लांट एंड मशीनरी पे मेरा डेप्रिसिएशन मेथड होता स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये कभी भी 0 ना हो, मैं कोई ना कोई अमाउंट जरूर चार्ज करता। लेकिन ड्यू टू प्रोडक्शन मेथड, व्हेन प्रोडक्शन इज नील, तो डेप्रिसिएशन भी नील हो जाएगी। गॉट इट? नॉर्मली डेप्रिसिएशन नील नहीं होती, नॉर्मली डेप्रिसिएशन नील। लेकिन अगर यूनिट प्रोडक्शन मेथड है, आउटपुट मेथड है, और अगर आउटपुट है 0, तो डेप्रिसिएशन भी 0। अब देखो, however in following situation depreciation can never be, अब देखो डेविएशन आने लगी। कहता है वैसे 0 नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 0 ट्रीट करना है। उसमें से पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, कौन सी भला? जब आपके पास डेप्रिसिएशन मेथड प्रोडक्शन मेथड हो, अंडर यूजेज मेथड, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, ये एक ही नाम है, एक ही मेथड के 3 डिफरेंट नेम्स है। ये बात क्लियर है सबको? दूसरा, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, क्यों? ड्यू टू इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ।
क्योंकि उसकी जो अगर आपसे पूछा जाए ना कि लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करना, तो आपने ये नहीं बताना क्योंकि लैंड की वैल्यू में हमेशा इंक्रीज आता रहता है इसलिए हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये कोई रीजन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लैंड की वैल्यू में हमेशा इंक्रीज आए। बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जब स्टार्ट होती हैं तो एक एक मरला आपको 20-20 लाख रुपए का मिलता है। जब आप परचेज कर लेते हो, वही 20 लाख रुपए का मरला 5 लाख में भी कोई नहीं लेता, वैल्यू में डिक्रीज आ गया है। तो इसकी ये रीजन नहीं है कि वैल्यू में इंक्रीज आता है तो हम इसलिए इसको नहीं, इसकी लाइफ नहीं है। ये अब क़यामत वाले दिन खत्म होनी है जब अल्लाह ताला चाहेंगे। तो लैंड की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है, जिसकी वजह से हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन अगर लैंड के ऊपर बन जाते हैं किसी भी किस्म के कोई इंप्रूवमेंट्स आ जाए, लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट कैसे, एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया जाता है, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स क्या है, रोड बनवा दो, सीवरेज सिस्टम डलवा दो, वो पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता बनवा दो। ये उसकी इंप्रूवमेंट्स हैं उसके ऊपर। वो मतलब जैसे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाती हैं, तो हाउसिंग सोसाइटीज में देखें तो आपसे आपके 5 मरला प्लाट के तो पैसे लिए जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रोड भी तो मौजूद होते हैं ना। क्या उस रोड के पैसे लिए जाते हैं आपसे? नहीं, वो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स हैं। और अगर इंप्रूवमेंट्स आ जाएं लैंड के ऊपर, किसी कोई पाथवे बना हुआ है, तो आपको लगता है कि वो जो आपने रोड बनवाया है वो भी ता क़यामत ही रहेगा? नहीं, वो खत्म हो जाएगा। क्या सेवरेज सिस्टम जो आपने बनवाया है वो भी ता क़यामत चलेगा? नहीं, खत्म हो जाएगा। उनकी लाइफ है, वो डेप्रिशिएट होते हैं। फिर लैंड को फर्दर डिफाइन किया जाता है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फर्स्ट इज फ्री होल्ड लैंड एंड द सेकंड वन इज, ये बेसिकली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बात आपने बस इधर ही इतनी याद रखनी है कि एफएआर में तो हम लोग लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम जाएंगे ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में और हम लोग लीज का टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम लोग अपने पास लैंड को भी डेप्रिशिएट करेंगे अगर वो लीज्ड होल्ड लैंड हो। मींस दैट इसकी ना कोई एक टर्म होती है। लीज मतलब उधार पर ले लेना, ठेके पर ले लेना, बैंक से इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो वो 20 साल का पीरियड होता है, 30 साल का है, 50 साल का है। तो उतने अरसे के लिए फिर हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका हमारे सिलेबस से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं। तो इसलिए आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप कि बाकी कॉन्सेप्ट समझ आ गए। Depreciation will be zero when the fully depreciated asset is still in use। देखो हम लोगों ने एसिड को डेप्रिशिएट कब तक करना है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। लेकिन क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैंने एक एसिड की लाइफ को डिटरमिन किया 5 साल, उसके 5 साल पूरे हुए और मैं जाऊं और भाग के उसको डिस्पोज करूं क्योंकि 5 साल पूरे हो गए? नहीं। अगर आपको लगता है योर एसिड इज इन गुड कंडीशन, भैया आपने कभी डिस्पोज नहीं करना उसको, आप 6th ईयर के लिए उसको यूज करो, लेकिन 6th ईयर के लिए आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नील हो जाएगा। कौन से एसिड्स के लिए? जो ऑलरेडी फुली डेप्रिशिएट हो चुके, क्योंकि अगर आप उनको उनकी डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज्यादा डेप्रिशिएट करोगे तो कैरिंग अमाउंट नेगेटिव चली जाएगी, और आपकी कैरिंग अमाउंट आपकी रेजिडुअल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपकी कैरिंग अमाउंट आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना उससे अबव रहती है। क्लियर? फिर नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज व्हेन रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग। यही वो बात आ गई कि जब आपको लगे कि आपके पास जो रेजिडुअल वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है और कैरिंग अमाउंट कम है, ऐसे एसेट के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती। गॉट इट? मैक्सिमम एसेट कहां तक डेप्रिशिएट हो सकता है? अपनी रेजिडुअल वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं होगा डेप्रिशिएट। बात क्लियर? जी। तो एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेनी है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा चेंज इन एस्टिमेट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।